students. Once again, I Manish Bansal welcome you all. Today, in the last part of this chapter, acid, basis and salt, we will cover some important topics which we were not able to complete yesterday. Applications of baking soda. Two very important applications of baking soda which we will study today. Water of crystallization, which is given in the book with the name Are the Salts Dry? Plaster of Paris, the last topic of this chapter. So first of all, we start with the baking powder. Applications of baking soda. The first is baking powder. Baking powder. I think that you are not unaware of this word. This is a very common word in the kitchens of Indian households. भारत के किचन में ये बहुत आसानी से मिलने वाली एक चीज है बेकिंग पाउडर, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं आटे को डो बनाने में, और इससे आप बहुत केक बनाने में भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं. तो बेकिंग पाउडर एक्चुअली में होता क्या है? हियर यू हैव टू लुक एट दिस वर्ड बेकिंग. आपको बेकिंग वर्ड सुनकर एक केमिकल याद आएगा जिसका नाम होगा बेकिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा यहां पर होता है बेकिंग सोडा प्लस एक चीज और होती है बेकिंग पाउडर में. इसका मतलब बेकिंग पाउडर इज नॉट अ सिंगल इंग्रेडिएंट. बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ टू इंग्रेडिएंट्स. बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ टू इंग्रेडिएंट्स, बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड. ये दो चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं. बेकिंग सोडा पाया जाता है और माइल्ड एडिबल एसिड पाया जाता है. ये माइल्ड एडिबल एसिड आपका कोई भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड हो सकता है, टार्टरिक एसिड हो सकता है. जनरली टार्टरिक एसिड होता है. और बेकिंग सोडा तो आपको पता ही होगा, NaHCO3. तो ये दो चीजें इसमें पाई जाती हैं. अब आपको ये समझना है कि ये करता क्या है. देखिए, जब भी हम बेकिंग पाउडर को अपने आटे में या फ्लोर में डालते हैं और उसको जब हीट करते हैं तो ये दोनों रिएक्शन करते हैं. क्या करते हैं? ये दोनों रिएक्शन करते हैं. बेकिंग पाउडर के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा. NaHCO3 प्लस एसिड है, तो एसिड के अंदर H पॉजिटिव और एक आपको नेगेटिव आयन मिलेगा जिसे हम एनायन कहते हैं. मैंने उसको मान लिया X लिख दिया. ये कोई भी हो सकता है क्योंकि एसिड के अंदर एक आयन डेफिनेटली होता है. यू विल गेट H पॉजिटिव आयन कंफर्मली एंड द नेगेटिव आयन कैन बी डिफरेंट. फॉर एग्जांपल, इफ इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस विल बी Cl. if it is sulfuric acid, this will be sulfuric acid SO4. if this is nitric acid, X will be nitrate ion NO3. तो हमने यहाँ पर कॉमनली X नेगेटिव लिख दिया है. अब इनकी रिएक्शन होगी हीट करने पर. क्या होगा आपको पता है? Na दुश्मन होता है H का. Na तो क्या करेगा? H को भगा देगा. So what will be the product? Na combined with X. So your product will be, your salt will be Na positive, X negative. So this is your salt. One more thing, carbonate. Carbonate will break and it will give CO2 gas plus H2O. अब मेन काम जो आटे को डो बनाने में करता है वो CO2 करती है. इसे हम खमीर उठाना भी कहते हैं आटे में. और ये CO2 गैस जगह जगह से निकलने की कोशिश करती है और हमारा केक स्पंजी हो जाता है. इसकी वजह से उसमें बबल्स पैदा हो जाते हैं, वो फूल जाता है, उसमें होल्स हो जाते हैं और ये CO2 गैस एक्सपेंड होती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है. और जहां जहां से ये CO2 गैस निकलने की कोशिश करती है वहां पर आटा फूल जाता है. तो इस तरह से CO2 गैस बेकिंग पाउडर हमें देता है. तो बेकिंग पाउडर का मेन काम क्या होता है? आटे को डो बनाना. इसको हम केक बनाने के टाइम पर इस्तेमाल करते हैं. रिएक्शन आपसे जरूर पूछी जाती है, तो रिएक्शन में आपको ये इक्वेशन लिखनी है. सॉल्ट में आपको X ही लिखना है, आप इसमें कोई और आयन नहीं लिखिएगा. तो आई होप आपको बेकिंग पाउडर समझ में आया होगा. इसके बाद हमारा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. इसको थोड़ा यहीं पर समझ लेते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज सोडा. और जैसे ही आपको सोडा समझ में, सोडा आपने पढ़ा, आपको सोडे में ये याद आएगा बेकिंग सोडा. सोडा वर्ड आपको क्या याद दिलाएगा? बेकिंग सोडा की याद दिलाएगा. यहां पर बेकिंग वर्ड था तो बेकिंग से भी आपको कौन सा वर्ड याद आया था? बेकिंग सोडा.
तो बेकिंग से याद आएगा बेकिंग सोडा और सोडा से भी याद आएगा बेकिंग सोडा। ध्यान रखिएगा, आपको कंपोनेंट याद करना है, अगर इंग्रेडिएंट्स याद करना है तो आपके लिए ट्रिक है। तो सोडा, सोडा के साथ दूसरा क्या होगा, एसिड। सोडा के साथ दूसरा क्या होगा, एसिड। क्या ये हमारा एसिड नहीं है, ये भी हमारा एसिड है। सोडा और एसिड मिलकर क्या करेंगे, फायर को बुझाएंगे। एक्सटिंग्विशर मतलब फायर को बुझाने वाला। तो इसका मतलब है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाता है। और इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो सोडा बेकिंग सोडा NaCO3 और एक एसिड। बट ध्यान रखिएगा यहां पर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। रिएक्शन सेम होती है बट एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसके अंदर एक तो होता है सोडा प्लस एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने मान लीजिए H2SO4 ले लिया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें आग बुझाने का जो एक काम होता है वो CO2 गैस करती है। कौन सी गैस करती है, CO2। मैं भी आपको समझाता हूं, पहले हम ये रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। अगेन सोडियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, तो सोडियम का जोड़ा किससे बनेगा, सल्फेट से बनेगा। और हमारा जो सॉल्ट होगा वो ये होगा प्लस H2O प्लस CO2। ये CO2 गैस रिलीज होगी स्पीड में और ये CO2 गैस ही आग बुझाने का काम करती है। आपको अच्छे से पता है CO2 गैस आग बुझाने में मदद करती है। So this CO2 gas is released vigorously at a very high speed only when the acid is strong acid। जब एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तभी इन दोनों की रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी। अगर एसिड मैंने वीक ले लिया तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी, CO2 गैस बहुत धीरे धीरे निकलेगी और ये आग नहीं बुझा पाएगी। तो आई होप आपको स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों लेते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में कौन कौन सी दो चीजें होती हैं, सोडा होता है, एसिड होता है। कैसे रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है। कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से रिएक्शन फास्ट होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इज रिलीज्ड एट अ ग्रेट स्पीड। लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 निकलती है एट अ ग्रेट स्पीड, इस वजह से हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं। तो यहां पर हमारा ये दोनों टॉपिक खत्म होते हैं। अब हम आते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप सभी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं। मैं आपका जवाब कमेंट्स नहीं दूंगा क्योंकि ये आज का वीडियो लाइव नहीं है, मैं इसको प्री रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मैं आपको कमेंट्स का जवाब देने के लिए अवेलेबल रहूंगा, तो आप कमेंट्स करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए ध्यान से, जब भी कोई सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, और जब वो सॉल्यूशन फॉर्म से क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मींस व्हेन वी हीट द सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अ crystal, some amount of water is associated with the formula of the salt के एक यूनिट फॉर्मूला से, कितने यूनिट फॉर्मूला से, सिंगल यूनिट फॉर्मूला से कुछ अमाउंट वाटर के मॉलिक्यूल्स का एसोसिएट हो जाता है। दैट अमाउंट इज कॉल्ड फॉर्मूला वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, water of crystallization is the fixed number of
molecules associated with one formula unit. Or you can also write with per formula unit. एक फॉर्मूला यूनिट या यूनिट फॉर्मूले से जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड होते हैं हम उन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल CuSO4 इसके साथ 5H2O होती है. FeSO4 के साथ 7H2O होते हैं. ओके. CaSO4 जिप्सम इसके साथ 2H2O होते हैं. ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. POP के साथ CaSO4 डॉट हाफ H2O होते हैं. ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं. तो ये एक और आपको याद होगा जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, वॉशिंग सोडा डॉट 10H2O. ये सभी ये जो 10H2O है, यहाँ पर 5H2O है, here 7H2O, 2H2O and half H2O. All these are called water of crystallization and it is different for different compounds, different salts. अलग अलग salts के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है. इसे हम water of crystallization कहते हैं. ये water of crystallization salt को क्रिस्टल बनाने में इंपॉर्टेंट है और सॉल्ट को उसका कलर देने में भी ये इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जांपल आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है कॉपर सल्फेट का. मैं आपको वो बोर्ड पर कराने जा रहा हूं. एंड आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे. सपोज ये एक चाइना डिश है. यहां पर आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए हैं. ये ब्लू कलर के होते हैं. क्या लिए हैं आपने? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए हैं और ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ब्लू कलर के हैं. किस कलर के हैं? ब्लू कलर के हैं. जब आपने इन्हें बुक में आपको टेस्ट ट्यूब में दिया गया है, मैंने यहाँ पर चाइना डिश में लिया है. ये ब्लू कलर के होते हैं. जब आप इन्हें गर्म करते हैं, व्हेन यू हीट दीस क्रिस्टल्स दे विल बिकम कलरलेस और व्हाइट. ये कलरलेस हो जाएंगे या व्हाइट हो जाएंगे. अब सवाल उठता है ऐसा क्यों होता है? ध्यान दीजिएगा. when we heat these crystals, these 5 water molecules will evaporate. ये 5H2O molecules क्या हो गए? Evaporate हो गए. and when these evaporate, the crystal will become powder and this powder will be of white color. ये powder किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा या कलरलेस होगा, क्योंकि इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल चुके हैं. इसका मतलब है हियर इन दिस केस कॉपर सल्फेट के केस में वाटर मॉलिक्यूल्स इसको कलर देने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आफ्टर सम टाइम व्हेन दे आर व्हाइट, आई ड्रॉप सम वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन दिस ड्राई व्हाइट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स. आफ्टर सम टाइम दे विल अगेन बिकम ब्लू. आगे कुछ समय बाद वो फिर से क्या हो जाएंगे? ब्लू हो जाएंगे, यानी उनका ब्लू कलर वापस आ जाएगा. इन दोनों की इक्वेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इक्वेशंस मैं आपको इनकी सिखाता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल हीट करने वाली, हम इसको हीट करेंगे.
ये निकल जाएंगे, ये हो जाएगा कलरलेस, हम इन्हें व्हाइट भी कह सकते हैं। ये ब्लू है, तो ये तो है हीट करने की प्रोसेस जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और हमारा ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसका पूरा नाम क्या है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट becomes colorless. When after some time when I drop some water on these crystals, again they become blue. So the reverse will happen. CuSO4 plus 5H2O, arrow not heating, CuSO4 dot 5H2O, again they will become ब्लू, क्योंकि मैंने इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऊपर से ड्रॉप किया, तो अगेन इन्होंने क्या किया, वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब किया एंड इट बिकम्स द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड इट रीगेन्स ब्लू कलर। इस तरह से आपको ये समझना है, ठीक है। आपको ये सेम केस इसके साथ भी मैंने बताया था, Na2CO3.10H2O, इसमें भी आपको याद होगा कि मैंने आपको ये सिखाया था। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के 10 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और हमें मिलता है केवल ये, जिसे हम सोडा ऐश के नाम से हमने इसको कल पढ़ा था। तो आई होप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट्स करते रहिए, मैं आपके कमेंट्स का जब आप वीडियो देखेंगे तब जरूर दूंगा। आई विल बी अवेलेबल दैट टाइम। आप अपनी क्वेरीज भी पूछिएगा, मैं कमेंट के थ्रू ही उसका जवाब दूंगा। द लास्ट टॉपिक इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये एक बड़ा अजीब सा नाम है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये प्लास्टर कोई पेरिस से आया होगा, लेकिन नहीं, ये इंडिया का ही है और इसकी मजबूती, जो पेरिस में एक प्लास्टर होता है उसकी जितनी मजबूती होती है तभी इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जनरली हमारे भारत में रेगिस्तान में, जो राजस्थान है, राजस्थान में इसकी खदानें हैं जहां से जिप्सम निकलता है, वहां माइंस में से क्या निकलता है, जिप्सम निकलता है। एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम शॉर्टकट में POPD कहते हैं, ये जिप्सम से तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है, जिप्सम से तैयार किया जाता है। It is prepared from gypsum. जिप्सम, ये जिप्सम से प्रिपेयर किया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। दिस इज जिप्सम, ओके। इट इज ऑलमोस्ट व्हाइट कलर पाउडर, हल्का पीला पीला सा इसका कलर होता है। और इसको जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, इसको जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसको 373 केल्विन, जो कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 100 के बराबर होता है, इस पर जब हीट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का रिलीज हो जाता है। पूरा दो, देखिए टेम्परेचर इसमें इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे ज्यादा का टेम्परेचर रखेंगे तो पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा और ये POP में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सो वी हैव टू कीप a constant and a careful eye on the temperature also. So here temperature is important. After heating this at this temperature, 1.5 water molecule will be released. So CaSO4 dot half H2O here will be remaining. इसके साथ कितना वाटर मॉलिक्यूल बच जाएगा, हाफ, प्लस 1/2 निकल जाएगा इस तरह से। एंड दिस कैल्शियम सल्फेट आधे को क्या कहते हैं हम, आधे को हम कहते हैं हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज द केमिकल नेम ऑफ POP। यही POP है आपका। हेमी होता है आधा, आधा होता है हेमी। फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ दो स्फीयर में बटी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर मींस
गोलार्ध, आधा गोला। तो यानी कि हेमी का मतलब होता है आधा और स्फीयर का मतलब होता है गोला, आधा गोला। तो ऑल एंड ऑल हेमी का मतलब क्या होता है? आधा। कहीं भी हेमी के वर्ड का मीनिंग आए तो हमेशा आधा होता है। हेमी को मैं आपको एक तरीके से और समझाता हूं। हमारा जो ब्रेन है, दिस होल ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमीस्फीयर्स, इन्हें कहते हैं सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स। तो हेमी मतलब आधा, स्फीयर मतलब गोला। तो हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। आपको आई थिंक हेमी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड पीओपी। नाउ वी हैव प्रिपेयर्ड पीओपी। अब सवाल उठता है पीओपी का इस्तेमाल क्या होता है और कैसे होता है। तो आपने जो अपने घर हैं उनकी जो छत में अपन सीलिंग करवाते हैं, एक डिजाइन डेकोरेटिव सीलिंग करवाते हैं, डिजाइनिंग सीलिंग करवाते हैं, उसका नाम होता है फॉल्स सीलिंग। क्या नाम होता है उसका? फॉल्स सीलिंग। फॉल्स सीलिंग क्योंकि वो छत नहीं होती है। छत तो हमारी एक एक्चुअली में आरसीसी की होती ही है, उसके नीचे हम इसको छत के रूप में करवाते हैं, डिजाइन निकलवाते हैं। That's why it is called false ceiling because actually it is not ceiling, it is just below the ceiling। ये सीलिंग से नीचे होता है और ये जो फॉल्स सीलिंग में डिजाइन होते हैं ये पीओपी से बनते हैं। किससे बनते हैं? पीओपी से बनते हैं। इसके अलावा फ्रैक्चर्ड हैंड्स और फ्रैक्चर्ड लेग में जो प्लास्टर चढ़ता है वो भी पीओपी का चढ़ता है। तो पीओपी का इस्तेमाल दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर किया जाता है, फॉल्स सीलिंग बनाने में और फ्रैक्चर कर प्लास्टर चढ़ाने में होता है। अब कैसे होता है मैं आपको वो समझाता हूं। ठीक, ये रिवर्स प्रोसेस होगी, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको जो कराने जा रहा हूं उसे कहते हैं पीओपी का जमना, सेटिंग ऑफ पीओपी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? सेटिंग ऑफ पीओपी। पीओपी कैसे जमता है? यहां पर पीओपी बन रहा है और यहां पर पीओपी जम रहा है, और पीओपी के बनने की प्रोसेस को अगर मैं पलट दूं तो पीओपी का सेट होने की प्रोसेस बन जाती है। ध्यान से देखिएगा। CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/2 H2O एरो, टेम्परेचर नहीं देंगे, CaSO4 डॉट 2 H2O। दिस इज अगेन जिप्सम, बट डिफरेंस है इसमें और इसमें डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूं क्या है। ये पीओपी व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो हमें यहां पर मिला था, ये पीओपी है और ये व्हाइट कलर का होता है। हम इस पीओपी में लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर या मेजर्ड अमाउंट ऑफ वाटर मिलाते हैं। ध्यान रखिएगा, बेहिसाब पानी नहीं मिलाते हैं क्योंकि इसको पानी की मात्रा नपी तुली चाहिए होती है। सो वी एड वाटर इन द मेजर्ड क्वांटिटी। हम लिमिटेड क्वांटिटी मेजर्ड क्वांटिटी में वाटर मिलाते हैं और इसका पेस्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो पीओपी का पेस्ट बन गया। अब इस पीओपी के पेस्ट को हम छतों पर चिपका देते हैं, उसकी सीलिंग बना देते हैं, डिजाइन बना देते हैं और उस डिजाइन को सूखने के लिए समय देते हैं। फिर क्या होता है? सूखने पर वो 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल, 1/2 वाटर का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके एक परमानेंट हार्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। उस परमानेंट हार्ड स्ट्रक्चर का नाम होता है जिप्सम। और अभी जो मैंने शेप बनाया है वो परमानेंट हो गया है, वो जिप्सम बन गया है। और आपको समझ में आ गया इस जिप्सम में इस जिप्सम में क्या अंतर है? ये एक परमानेंट शेप है, ये सॉलिड है, ये पाउडर है। ये क्या है? पाउडर है। ओके, तो अब जो शेप मैंने कन्वर्ट किया है पीओपी का, अब वो परमानेंट हो गया है। ये दोबारा मोल्डेबल नहीं है, इट इज नॉट रीयूजेबल, ये रीयूजेबल भी नहीं है। इस तरह आपने अगेन पीओपी से जिप्सम बना लिया और अपने घर की दीवारों को छतों को सजा लिया। तो इस तरह से पीओपी आपके सीलिंग्स में और प्लास्टर्स में काम आता है। तो इस तरह आपको यहां पर ये बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आई होप आ गया होगा। अब मैं देख लेता हूं एक आध टॉपिक और जो बच गया है। कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चंस करते हैं। एनसीईआरटी में ठीक जिप्सम टॉपिक के नीचे
5 बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, मैं उनको ट्राई करता हूं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? इसका कॉमन नेम बताना है। ध्यान रखिएगा, इसका केमिकल नेम होता है, ये कॉमन नेम नहीं है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पर आपसे ये नहीं पूछा है, मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि ये इसके केमिकल नेम है। इसका कॉमन नेम क्या होता है ये आपको लिखना है। कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन नेम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इसका? नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। आपको उस सब्सटेंस का नाम बताना है, क्वेश्चन मार्क प्लस क्लोरीन, जो कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है। बताइए यहां पर क्या था? जो क्लोरीन गैस अपन ने उसमें फ्लो कराई थी और फ्लो कराने पर हमें ब्लीचिंग पाउडर मिला था। तो आपको याद आ जाएगा, यहां पर था ड्राई स्लेक्ड लाइम। फॉर्मूला इज CaOH होल चॉइस। दिस इज ड्राई स्लेक्ड लाइम which gives bleaching powder when flushed with chlorine gas. When chlorine gas is passed through dry slaked lime, we get bleaching powder. So your answer will be this, dry slaked lime. Formula is this. You have to write both things as the answer. Now we come to the question number 3. Name the sodium compound. Name the sodium compound which is used for softening hard water. Hard water एक टॉपिक है जो आपके चैप्टर नंबर 4 में आएगा, कार्बन एंड कंपाउंड्स में। और हार्डनिंग और हार्डनिंग को सॉफ्ट करना, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने की मेथड्स भी आपके उसी चैप्टर में है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में जो कंपाउंड यूज होता है उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। यू कैन कॉल इट वॉशिंग सोडा। आपको आई थिंक ये याद हो गया होगा कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में वॉशिंग सोडा का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड अलोन। यानी कि आपको सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करना है और कुछ उसके साथ नहीं देना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाम से ही आप फॉर्मूला बना सकते हैं। व्हेन यू हीट दिस, अब आपको याद आएगा, yesterday I taught you that this is a great example of thermal decomposition, because sodium hydrogen carbonate, which is also called sodium bicarbonate, also called baking soda, when this compound is heated alone, it breaks down into 3 products. It is Na2CO3
also called washing soda, plus H2O, and one more thing, when carbonate is heated, which gas is going to be released? It is CO2 gas. So these are the three products which you are going to get. So this is the complete equation. It is also balanced. So you have to write this. Give the equation of the reaction involved. आपको इसकी equation भी देनी है. Okay. Write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था. प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन विद वाटर. रिएक्शन ऑफ POP विद वाटर, यानी कि आपको ये पूछ रहे हैं सेटिंग ऑफ POP. POP सेट होता है तो कैसे होता है, यानी कि सेकंड इक्वेशन आपको लिखनी है. POP वाटर, POP का फॉर्मूला लिख लेते हैं, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ओनली हाफ, प्लस हाफ वाटर मॉलिक्यूल, और रिएक्शन होनी है वाटर से तो इसमें हाफ दो करते हैं टोटल, तो इसमें कितना हो लगेगा, 1/2. नाउ what will be the product? CaSO4, half and 1/2 will become 2. Okay, again this becomes gypsum. It is hard permanent shape. Okay, so this reaction takes place. This is POP. So the fifth question also completed. So here these 5 questions have been completed. I think I would like to make one more video completing all the NCERT exercise. So I will also make the last 9th part. Chapter has been completed, only NCERT exercise is to be solved. So in the last part or the 9th video that I will post on Monday, I will cover all the NCERT exercise. I hope the whole chapter is clear to you. Some remaining topics, some minor topics have been left out, so I will cover them while doing the NCERT exercise. So अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखा करें, कंप्लीटली देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें. थैंक यू.